नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम बात करेंगे वीडियो री एग्जाम के एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। न केवल बात करेंगे बल्कि विस्तार से उन तथ्यों को समझेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो एग्जाम में आपके इस सेक्शन से एक या दो या तीन नंबर के प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। कम से कम एक नंबर का तो बनेगा ही बनेगा, और एक नंबर जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक स्थानीय स्वशासन पंचायती राज। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय स्वशासन होता क्या है। स्थानीय स्वशासन का मतलब ये होता है स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों का शासन। स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों का शासन, ये हो गया स्थानीय स्वशासन। ठीक। शासन स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों का शासन जो होता है वो स्थानीय स्वशासन कहलाता है। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, ये लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है। अभी समझेंगे विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण स्थानीय स्वशासन के माध्यम से होता है। देखिए, सत्ता को अलग अलग तरीके से लोगों में बांट देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। स्थानीय स्तर पर जो लोगों का शासन होता है वो विकेंद्रीकरण के जरिए लोगों को शासन उपलब्ध करवाता है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में। भारत में स्थानीय स्वशासन, भारत में स्थानीय स्वशासन जो है वो प्राचीन युग से ही चला आया है। देखिए, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन भारत में स्थानीय सुशासन, प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में देखें तो आपने सुना होगा, इसको नीचे ले लेते हैं, सभा समिति और विदत। सभा समिति और विदत, आपने हिस्ट्री वाले पोर्शन में पढ़ा होगा। सभा समिति तथा विदत, ये स्थानीय समितियां थी। स्थानीय समितियां थी ये समितियां, जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है। उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है इन समितियों का। ये प्राचीन काल की बात आई। इसके बाद हम बात करें मध्यकाल की। मध्यकाल में, मध्य भारत में या मध्यकाल में, म- मध्य भारत में स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से था। तो मध्य भारत में जो स्थानीय स्वशासन था, सुल्तानों ने क्या किया था, प्रशासन के लिए अलग लोग तय किए थे, अलग अलग लोग तय किए थे। जैसे राजस्व के लिए, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, पटवारी। इसी प्रकार पंच की मदद से, पंच की मदद से विवाद निपटाने के लिए चौधरी, विवाद निपटाने के लिए चौधरी, चौधरी। इसी प्रकार से अन्य इकाइयां जो है वो गठित की थी। ठीक। प्रशासन के लिए मुकद्दम इन्होंने रखे थे, मुकद्दम। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में, और हमको यही सेक्शन पढ़ना भी है, आधुनिक भारत में स्थानीय सुशासन। आधुनिक भारत में स्थानीय सुशासन। चलिए, आधुनिक भारत में स्थानीय सुशासन जो है थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसी का हमें अध्ययन करना है। स्थानीय स्वशासन ये है आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में।
चलिए, ये आज का टॉपिक है और इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल से जो स्टार्टिंग होती है वो ब्रिटिश काल से होती है पंचायती राज। आधुनिक भारत में स्टार्टिंग जो होती है पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन की, वो होती है ब्रिटिश टाइम से। तो ब्रिटिश टाइम से कब से क्या स्टार्ट होता है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसको आप देखेंगे ब्रिटिश युग। देखिए, ब्रिटिश युग में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? 1870 में लॉर्ड मेयो ने लॉर्ड मेयो लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की। पंचायतों को कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता, कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता। चलिए, अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसके वो भी आपके देखेंगे। स्वायत्तता प्रदान करने की बात यहाँ पर की गई, पंचायतों को कार्यात्मक और वित्तीय। इसके बाद जो याद करने योग्य बात है, 1882 में तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रस्ताव पारित किया। 1882, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। 1882 में तत्कालीन वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, ये नाम आपको याद रहना है। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए स्थानीय स्वशासन के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिसे प्रस्ताव पारित किया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, प्रश्न आता है। तो लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, का मैग्ना कार्टा। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है। अभी हम स्टार्टिंग में हैं, हम विस्तार में अगर जाएंगे तो पूरा पंचायती राज आज हम कंप्लीट कर लेंगे जो प्रश्न आते हैं। चलिए, तो लॉर्ड रिपन तक हम पहुंच गए हैं। लॉर्ड रिपन को भारत में स्टार्टिंग करने वाला माना जाता है स्थानीय स्वशासन को आधुनिक भारत में। चलिए, अब आधुनिक भारत में हम पढ़ रहे हैं स्थानीय स्वशासन, तो अब आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। 1870 का हमने देख लिया, 1882 का देख लिया। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में सीईएच हॉब हाउस की अध्यक्षता में क्या किया गया? राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग की अध्यक्षता में क्या हुआ? राजकीय विकेंद्रीकरण राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग। इस आयोग को शाही आयोग भी कहा गया। शाही आयोग भी इसको कहा गया, राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग। किसकी अध्यक्षता में बना? सीईएच हॉब हाउस। ये तारीख और ये अध्यक्षता आपको नोट करनी पड़ेगी। आयोग बना तो आयोग ने क्या कहा? आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1909 में दी और स्वायत्तशासी संस्थाओं के विकास पर बल दिया। क्या दिया? स्वायत्तशासी संस्थाओं के विकास पर बल दिया। संस्थाओं के विकास पर बल दिया।
विकास पर बल दिया। स्वायत्तशासी संस्थाओं के विकास पर बल दिया। इसके बाद क्या हुआ, उत्तरोत्तर जो विकास हुआ स्थानीय स्वशासन का आधुनिक भारत में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के मार्ले मिंटो सुधार में क्या किया गया, जो शाही आयोग है उसकी सिफारिशों को शामिल किया गया। शाही आयोग यानी कि राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग जो 1907 में बना था, आयोग की सिफारिशों को शामिल किया गया। सिफारिशों को शामिल किया गया। हम देखिए क्रमवार पढ़ रहे हैं, इसमें आपको पूरी हिस्ट्री से लेके वर्तमान तक का पंचायती राज क्लियर हो जाएगा। को शामिल किया गया, शामिल हो गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या हुआ, पंचायती राज में आगे क्या प्रोग्रेस आई, तो उसके लिए हम आगे देखिए 1909 का भारत सरकार अधिनियम था। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम आपने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, या इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको कहा जाता है। इसमें स्थानीय स्वशासन के मामले में स्पष्ट प्रावधान किए गए। स्थानीय स्वशासन के स्पष्ट प्रावधान, स्वशासन के विषय में, स्थानीय स्वशासन के विषय में क्या किए गए, स्पष्ट प्रावधान किए गए। ये तो रहे स्पष्ट प्रावधान। इसके बाद क्या, इसमें क्या हुआ, स्पष्ट प्रावधान जो है, द्वैध शासन प्रणाली स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय बनाया गया। इसमें द्वैध शासन प्रणाली में क्या किया गया, स्थानीय स्वशासन को स्थानीय स्वशासन को स्थानीय स्वशासन को बनाया गया हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित हस्तांतरित विषय, ठीक। ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। और उसके बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम आया। इसमें क्या किया गया, जो स्थानीय स्वशासन है, इसमें स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। और भारत सरकार अधिनियम से ही हमारे संविधान के अधिकतर जो अनुच्छेद लिए गए हैं, इसी से लिए गए हैं। राज्य का विषय बना दिया गया। चलिए राज्य का विषय बन गया, अब बनाया गया। अब ये तो रही हमारी आजादी से पहले की बात। अब आजादी के बाद स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय स्वशासन। स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय स्वशासन। तो वर्तमान जो स्वरूप है स्थानीय स्वशासन का, वो आया आजादी के बाद। तो कैसे कैसे उसका विकास हुआ उसको भी देखते हैं। चलिए, अब स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय स्वशासन में हम पहुंच गए हैं, तो इसमें हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ। देखिए, गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के लिए पंचायती राज पर विशेष बल दिया गया। गांधी जी की पंचायती राज की अवधारणा है
तो उसके लिए क्या किया गया, गांधी जी के पंचायती राज की अवधारणा के लिए कि अवधारणा को सफल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए प्रयास किए गए। कहाँ से प्रयास किए गए, ये स्टार्ट प्रयास हुए संविधान के बनने से। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ आ गया होगा। तो इसको साकार करने के लिए सबसे पहले संविधान से स्टार्टिंग की गई डीपीएसपी जो है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, उसके अंतर्गत आर्टिकल 40 में ही कहा गया, या अनुच्छेद 40 में ही कहा गया, अनुच्छेद 40 में, कि राज्य जो है पंचायतों की स्थापना करे, पंचायतों की स्थापना करे। ये गांधीवादी तत्व है संविधान का। ये पूछा जाता है किस आर्टिकल में है गांधीवादी तत्व, तो आर्टिकल 40 पंचायतों की स्थापना से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, आजादी के बाद पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई और एसके डे को इसका मंत्री बनाया गया। पंचायती राज एन, चलिए एवं भी कर सकते हैं हम इसको, या एवं इसे सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की, सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना स्थापना की गई और मंत्री बनाए गए एसके डे। एसके डे, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना के बाद पहले मंत्री कौन बनाए गए, एसके डे। अब इसके बाद उत्तरोत्तर विकास होता गया। अब एक तारीख मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न भी आते हैं। फिर आई तारीख 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर इसलिए क्योंकि ये गांधी जी का जन्मदिन है। 1952, 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम प्रारंभ किया गया सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम। देखिए आजादी, हम प्राचीन भारत से चले थे, अब हम आजादी के बाद के पहले कार्यक्रम तक पहुंच गए हैं। अब 2 अक्टूबर 1952 को ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं अंग्रेजी में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को, ये तारीख पूछी जाती है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसका पहला कार्यक्रम था सामुदायिक राष्ट्रीय प्रसार सेवा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम था, जो 1953 में स्टार्ट किया गया, 1953 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा, जो 1953 में शुरू किया गया। ठीक, लेकिन
ये कार्यक्रम ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसमें जनता को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए। जनता को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए। अधिकार नहीं दिए गए, अतः ये प्रोग्राम विफल हो गया, नहीं दिए गए जिस कारण से। चलिए, इसके बाद कुछ समितियां बनी पंचायती राज में सुधार से रिलेटेड, उनको पढ़ते हैं। इनसे प्रश्न आते हैं, समितियां कब बनी और उसने क्या सुझाव दिए, ये प्रश्न आते हैं। पहले समितियों को हम तारीख वाइज पढ़ते हैं, कौन कौन सी समिति बनी। पंचायत से संबंधित समितियां, संबंधित समितियां, इन समितियों की तारीख और क्रमवार इनको वर्षवार लगाने हेतु प्रश्न आते हैं कि कौन सी समिति कब बनी, इनको क्रमवार लगाइए। तो इन समितियों को पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। चलिए, सबसे पहले जो समिति बनी, बलवंत राय मेहता समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बलवंत, इनको भारत में पंचायती राज का शिल्पी भी कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी? ये समिति 1957 में। समिति बनी 1957 में। उसके बाद अलग अलग समितियां बनी। संथानम समिति बनी। संथानम समिति बनी। आप अभी फिलहाल इन समितियों के नाम लिखिए, उसके बाद हम डिटेल से इन समितियों के बारे में पढ़ेंगे। संथानम समिति बनी 1963 में, 1963। अलग अलग डेट मिल सकती है, कहीं पर 64 भी लिखा हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट जो होती है समिति थोड़ा सी बाद में देती है। उसके बाद जो समिति बनी पंचायत से संबंधित, सादिक अली समिति। ये हम वर्षवार लिख रहे हैं ताकि आपके नोट्स भी वर्षवार बने। अली समिति, सादिक अली समिति, ये बनी 1964 में। इसके बाद समिति जो बनी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, इन सभी की आपको हल्की हल्की डेट याद होनी चाहिए, विशेष तौर से बलवंत राय मेहता अशोक मेहता समिति 1977 में बनी। ठीक, इसके बाद बनी हनुमंत राव समिति। हनुमंत राव समिति, हनुमंत राव समिति बनी 1983 में। देखिए, हमने क्रमवार इतनी समितियों को पढ़ लिया है, इनकी तारीख लिख ली है। इसके बाद देखिए वी के राव समिति बनी। वी के राव समिति, वी के राव समिति जो बनी 1985, 1985 में समिति बनी। उसके बाद एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी समिति बनी आपकी 1986 यानी कि 1986 में। और उसके बाद बनी पी के थुंगन समिति। पी के थुंगन समिति, थुंगन, पी के थुंगन समिति, ये बनी 1988 में। देखिए 8 समितियां हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट समितियां हैं वो है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, वी के राव समिति, एल एम सिंघवी समिति, पी के थुंगन समिति। इनकी डेट याद करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो वैसे तो सभी की डेट आपको याद रहे, क्योंकि तो अच्छा है, क्योंकि इनको क्रमवार लगाना आता है। तो अब हम इन समितियों की सिफारिश देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश है। इसको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई थी 1957 में, अभी हमने पढ़ा है।
अब इस समिति की प्रमुख सिफारिशों को पढ़ना आवश्यक है क्योंकि ये समिति मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न अक्सर आते हैं। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसे कह सकते हैं, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए, बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश दी पंचायतों के संबंध में, इन्होंने कहा त्रिस्तरीय पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत की इन्होंने बात की। त्रिस्तरीय पंचायत का मतलब ये है, देखिए, एक स्तर हो गया जनपद में, उसके बाद नीचे जो हो गया वो हो गया प्रखंड या विकास खंड जिसे कहा जाता है, या ब्लॉक कहा जाता है अंग्रेजी में, विकास खंड स्तर, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर इन्होंने कहा ग्राम स्तर। तो जनपद स्तर पर हो गई जिला परिषद, जिला परिषद, प्रखंड या विकास खंड स्तर पर हो गई पंचायत समिति, समिति, और ग्राम स्तर पर हो गई ग्राम पंचायत, जिसके मुखिया प्रधान जी होते हैं। पंचायत समिति के ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद के जिला पंचायत अध्यक्ष। ये है त्रिस्तरीय पंचायत का ढांचा, जनपद स्तर, प्रखंड या विकासखंड स्तर, उसके बाद ग्राम स्तर। और 1958 में इनकी सिफारिशों को मान भी लिया गया। 1958 में सिफारिश मान ली गई। ठीक, मानी गई। अब एक तारीख मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको इंपॉर्टेंट है, नोट करनी है। देखिए, ये तारीख है 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत की 2 अक्टूबर 1959 को, लेकिन संवैधानिक रूप से उस समय जो है पंचायती राज लागू नहीं था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर से, राजस्थान के नागौर से, नागौर से इन सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज का औपचारिक शुभारंभ किया। 2 अक्टूबर 1959 को किया था पंडित नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर से देश में पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत की, पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत की। ठीक, शुरुआत तो राजस्थान में सबसे पहले हुई थी 1959 में, पंचायतों की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में। 1959 में ही उसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी औपचारिक शुरुआत पंचायती राज की थी। ये शुरुआत जो हुई थी वो संवैधानिक रूप से पंचायती राज के लागू होने से पहले की शुरुआतें हैं। और 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था 1952 को, ये उसका उत्तरोत्तर क्रम था। चलिए आगे देखते हैं के संथानम समिति के बारे में। अगली समिति जो है के संथानम समिति, के संथानम समिति ये बनी थी 1963 में। 63 से 65 तक इसका कार्यकाल चला, तो कहीं कहीं पर इसकी डेट 65 भी लिखी आपको मिल सकती है, कहीं कहीं पर आपको डेट 65 भी लिखी मिल सकती है। तो इन्होंने जो सुझाव दिए थे उतने महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हम कह सकते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को शॉर्ट में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना के लिए वित्त की व्यवस्था का सुझाव दिया।
वित्त की व्यवस्था का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए वित्त की व्यवस्था का सुझाव दिया। और क्या कहा? वित्त निगम के गठन का परामर्श दिया। वित्त निगम के गठन का परामर्श दिया। ठीक हो गया। इसके बाद सादिक अली कमेटी आई 1964 में। सादिक अली कमेटी, सादिक अली कमेटी, सादिक अली समिति आई 1964 में। हम क्रमवार चल रहे हैं, 1964 में हम पहुंच गए हैं। सादिक अली कमेटी, ये कमेटी जो है 1964 में पंचायती राज में सुझाव देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा गठित की गई थी। 64 में राजस्थान सरकार द्वारा ये समिति गठित की गई थी। सरकार द्वारा गठित थी कमेटी। ठीक। इसकी जो सिफारिशें थी उस समय वो ये थी कि जो प्रधान और जो जिला परिषद के सदस्य हैं, प्रधान और जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव इन संस्थाओं के सदस्यों के द्वारा किए जाने के स्थान पर बृहत्तर निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाने चाहिए। के जो के प्रमुख का चुनाव बृहत्तर यानी कि बड़े निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाए, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से किया जाए जनता द्वारा। ये इनके सुझाव थे, किए जाने का सुझाव था, किए जाने का सुझाव था। प्रधान और जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव बृहत्तर निर्वाचक मंडल से किए जाने का सुझाव इस समिति ने दिया। इसके बाद जो समिति बनी, अशोक मेहता समिति बनी 1977 में। ये समिति भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से लिखेंगे। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में, तारीख याद रखेंगे। इस समिति में 13 सदस्य थे। कभी कभी सदस्य संख्या पूछ लेता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसने क्या किया था? द्विस्तरीय पंचायती ढांचे की स्थापना की स्वीकृति दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। कितने स्तरीय? द्विस्तरीय पंचायत के ढांचे की स्वीकृति दी। द्विस्तरीय पंचायत के ढांचे की स्वीकृति दी। दो स्तर कौन कौन से थे? पहले इसने दिया, पहले आप देखेंगे जिला स्तर पर इन्होंने एक स्तर जिला स्तर पर कहा, दूसरा स्तर इनका जो था वो मंडल स्तर पर था। मंडल स्तर पर इन्होंने ग्राम पंचायतों को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया। दो स्तर इन्होंने कहे, जिला स्तर, मंडल स्तर। जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला परिषद का सुझाव इन्होंने दिया, और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। अब देखिए, इन्होंने मंडल पंचायत, जिला परिषद का गठन तो दिया, लेकिन ग्राम पंचायतों को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। अब इन्होंने कहा जिला स्तर पर जो होगा ये विकास योजनाओं की तैयारी करेंगे। विकास योजनाओं की तैयारी कौन करेंगे? जिला स्तर वाले। योजनाओं की तैयारी करेंगे कौन करेगा? जिला परिषद करेगी। क्रियान्वयन कौन करेगा? वो मंडल पंचायत स्तर पर होगा। मंडल पंचायत करेगी क्रियान्वयन। तो ये सिफारिशें थी, लेकिन इस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त माना गया, क्योंकि ग्राम पंचायतों को प्रॉपर महत्व नहीं मिला, मानकर सिफारिश जो हो गई अस्वीकार हो गई।
अस्वीकार कर दी गई। यहां तक तो ये रहा। अब इसके बाद एक समिति और गठित की गई थी, हनुमंतराव समिति, जिस समिति के बारे में परीक्षा की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण होगा हम उतना ही पढ़ेंगे। हनुमंतराव समिति। देखिए, हनुमंतराव समिति कब गठित हुई थी? 1983 में। हनुमंतराव समिति 1983 में। इस समिति ने जिला स्तरीय योजना के स्वरूप के अध्ययन के लिए इस समिति को गठित किया। जिला स्तरीय योजना के स्वरूप के अध्ययन के लिए इस समिति को गठित किया। जिला स्तरीय योजना के स्वरूप के अध्ययन के लिए गठित की गई थी ये समिति। इतना ही इस समिति के बारे में पढ़ने की आवश्यकता आपको है फिलहाल, ठीक। उसके बाद जो समिति गठित हुई, वी.के. राव, थोड़ा सी इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसके सुझाव अक्सर पूछे जाते हैं। वी.के. राव समिति इसके बाद गठित हुई, वो गठित हुई आपकी 1985 में। 1985 में वी.के. राव समिति गठित हुई। इसके कुछ सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, तारीख के साथ साथ इसको देखेंगे। इन्होंने जो सुझाव दिए थे, वी.के. राव समिति ने सुझाव क्या दिए वो देखते हैं। वो सुझाव जो है इंपॉर्टेंट भी हैं। सुझाव जो है राज्य स्तर पर भी दिया इन्होंने, जिला स्तर पर दिया, जिला स्तर, मंडल स्तर और ग्राम स्तर। ग्राम स्तर, देखिए 4 स्तरों पर इन्होंने सुझाव दिए, 1, 2, 3, 4। तो सुझाव क्या थे? राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का सुझाव इन्होंने दिया, और जिला स्तर पर जिला स्तर पर जिला परिषद का सुझाव दिया गया, और जिला परिषद को ही सर्वाधिक महत्व इस समिति ने दिया। वी.के. राव समिति ने सर्वाधिक महत्व किसको दिया? जिला स्तर को। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। मंडल स्तर पर मंडल पंचायत हो गई, मंडल पंचायत। इसके बाद जो हो गई आपकी ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। ग्राम सभा कहा गया, ग्राम पंचायत नहीं कहा गया उस समय के हिसाब से। ये सुझाव इनके थे। 4 स्तर के पंचायतों का 4 स्तर का सुझाव इन्होंने दिया था। और इनका जो एक बेहतरीन सुझाव तो था, ये परीक्षा में 1 नंबर में पूछा जाता है कि SC ST तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो वो भी वी.के. राव समिति ने की थी। SC के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का सुझाव किस समिति ने दिया था? वी.के. राव समिति ने दिया। सबसे पहले महिलाओं के लिए आरक्षण का सुझाव दिया था। सबसे पहले आरक्षण का सुझाव किसने दिया? आरक्षण की सिफारिश। तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, वी.के. राव समिति का SC ST और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की सिफारिश। और इस समिति का गठन जो हुआ था, योजना आयोग की सिफारिश पर वी.के. राव समिति का गठन हुआ था। योजना आयोग की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया। वी.के. राव समिति। अब जो अगली समिति है वह है डॉक्टर L.M. सिंघवी समिति। डॉक्टर L.M. सिंघवी समिति, डॉक्टर L.M. सिंघवी। इस समिति को पढ़ना भी आवश्यक है। 1986 में समिति गठित हुई थी, और एक महत्वपूर्ण सुझाव इनका था, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश इनकी थी। स्थानीय स्वशासन को, इसको नोट करेंगे, स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश। ये पूछा जाता है किस समिति ने सिफारिश दी थी संवैधानिक मान्यता वाली? तो ये L.M. सिंघवी समिति हो जाएगी।
मान्यता प्रदान करने की सिफारिश। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश एलएम सिंघवी समिति ने दी थी। और न्याय पंचायतों और ग्राम न्यायालय की स्थापना की सिफारिश भी दी उन्होंने। न्याय पंचायत पूछा जाता है, न्याय पंचायतों की स्थापना की सिफारिश किसने दी? एलएम सिंघवी समिति। न्याय पंचायत एवं प्लस कहेंगे इसको हम, प्लस प्लस ग्राम न्यायालय की स्थापना की सिफारिश। न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालय की स्थापना की सिफारिश दी और पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश भी दी। पंचायतों को वित्तीय, देखिए बिना वित्त के कुछ हो नहीं सकता है, तो वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश भी इस समिति ने दी। पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने की सिफारिश दी। अब हम समिति पढ़ते हैं, अंतिम समिति हम पढ़ते हैं पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति, तो इतनी समितियां हमने देख ली हैं। अब बारी है पीके थुंगन समिति, अब बारी है पीके थुंगन समिति की। पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति, इसका गठन हुआ था 1988 में। पीके थुंगन समिति का गठन जो हुआ था 1988 में हुआ था। चलिए, इन्होंने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग उठाई थी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग उठाई, मांग उठाई या हम कह सकते हैं सुझाव दिया, मांग या सुझाव दिया, मांग नहीं सुझाव कहेंगे इसको, सुझाव ज्यादा बेटर रहेगा, का सुझाव इन्होंने दिया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव इन्होंने दिया। चलिए, उसके बाद क्या हुआ था, सिंघवी और थुंगन समिति की सिफारिश के आधार पर क्या हुआ था, 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। चौसठवां संविधान संशोधन इसके बाद प्रस्तुत किया गया। सिंघवी और थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधन किसने पेश किया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने ये संशोधन प्रस्तुत किया था, विधेयक। लेकिन क्या हुआ, विधेयक जो है लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। लोकसभा में पारित और राज्यसभा में ये पारित नहीं हो सका। सभा में पारित नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, नामंजूर हो गया। नामंजूर हो गया क्योंकि दोनों सदनों की जो है मंजूरी आवश्यक थी, तो ये मंजूर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, असली टॉपिक जो है अब आता है। ये टॉपिक आप पूरे मनोयोग से पढ़ेंगे। 73वां संविधान संशोधन इसके बाद आया। 73वां संविधान संशोधन आया और ये इसकी एक एक चीज महत्वपूर्ण है। 73वां संविधान संशोधन इसके बाद आया। अब 73वें संविधान संशोधन के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये 73वां संविधान संशोधन। तिहत्तरवां
संविधान संशोधन, यहीं से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 73वां संविधान संशोधन, देखिए ये है टॉपिक। अब देखिए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रश्न आता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीवी नरसिम्हा राव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द्वारा लाया गया। इस 73वें संविधान संशोधन के जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो हम जरूर पढ़ेंगे। आप पूरा वीडियो धैर्य से देखें और सभी चीज़ों को नोट करते रहें। देखिए ये संशोधन विधेयक जो है 22 दिसंबर 1992, ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 22 दिसंबर 1992 ये लोकसभा में पारित हो गया। इसमें क्या किया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, पारित। चलिए पहले हम देखते हैं कि कैसे 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ, अगले दिन जो है राज्यसभा में पारित हो गया। 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पारित हो गया। इसके बाद 17 राज्यों की विधानसभाओं में ये अनुमोदन के लिए गया। 17 राज्यों की जो विधानसभा है, क्योंकि संविधान संशोधन है कि विधानसभाओं ने क्या किया? अनुमोदन दिया, इसको से अनुमोदन हुआ और 20 अप्रैल 1993 को महामहिम राष्ट्रपति के इसमें साइन हो गए, क्या हस्ताक्षर हो गए और ये संविधान संशोधन हो गया। ठीक। और उस समय जो राष्ट्रपति थे, ये भी पूछा जाता है, शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे, ये भी नोट करने वाली बात है। और उसके बाद क्या हुआ? 24 अप्रैल से यह लागू हो गया। 24 अप्रैल से लागू हो गया 1993 से ये 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन से संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायतों को। 24 अप्रैल कौन सा दिवस या पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जाता है। तो ये जब लागू हुआ उसके बाद किस राज्य ने सबसे पहले इसका अभिपालन किया? तो सबसे पहले पंचायती राज को लागू होने के बाद, जो संवैधानिक रूप से लागू हुआ, सबसे पहले इस अधिनियम के बाद मध्य प्रदेश ने किया। मध्य प्रदेश ने इस संवैधानिक रूप से आ जाने के बाद मध्य प्रदेश ने सबसे पहले इसको लागू किया। चलिए उसके बाद अब हम देखते हैं क्या क्या संवैधानिक प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में किए गए। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान। संशोधन के प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान क्या है उनको देख लेते हैं। चलिए, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संविधान में क्या जोड़ा गया?
पुनः स्थापित किया गया भाग 9 को, भाग 9 स्थापित, भाग 9 स्थापित या पुनः स्थापित। इसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए, संविधान के भाग 9 में से संबंधित प्रावधान, पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस में किए गए, भाग 9 में किए गए। और क्या जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों पर पंचायतों को अधिकार दिए गए। ये प्रश्न पूछा जाता है कितने विषयों पर पंचायतों को अधिकार दिए गए, तो 29 विषयों पर पंचायतों को अधिकार दिए गए। 11वीं अनुसूची में को अधिकार दिया गया। पंचायतों को हस्तांतरित जो विषय हैं उससे संबंधित अधिकार हैं जो हैं वो 11वीं अनुसूची में आए। और भाग 9 जो है वो आर्टिकल 243 से 243 243 से 243 ओ तक, ओ 16 अनुच्छेद हैं जो पंचायतों से संबंधित हैं। 16 आर्टिकल्स या अनुच्छेद जो है पंचायत से संबंधित है। कितने अनुच्छेद हैं, 16। ये भी याद करने योग्य है, इसे याद करना पड़ेगा आपको। अब किस आर्टिकल में क्या कहा गया है ये आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले बात करें आर्टिकल 243। 243 में ऊपर लिख देता हूँ, उसके बाद ABCD लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ए में क्या प्रावधान है, ए प्रावधान करता है ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा क्या होती है, जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं या ऊपर के लोग या प्लस या 18 प्लस या 18 कि वो लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो ग्राम सभा कहलाती है। यानी कि 18 साल से ऊपर के वो वयस्क जिनका वोटर लिस्ट में या निर्वाचक नामावली में नाम है वो ग्राम सभा होगी। आर्टिकल 243 ए में ये प्रावधान है। बी में क्या कहा गया है, आर्टिकल 243 बी, ये पंचायतों के गठन या संगठन से संबंधित है। पंचायतों के गठन, पंचायतों के गठन से संबंधित, यानी कि गठन मतलब त्रिस्तरीय होंगे, 3 स्तर की पंचायत होंगी जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश थी। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ये ए हो गया, ये बी हो गया। और 243 सी देखिए, सी, सी में पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना किस प्रकार की होगी उसके संबंध में राज्य सरकार जो है नियम बना सकती है, और राज्य सरकार नियम बना सकती है पंचायतों की संरचना के बारे में। सी हो गया। अब जो है डी है, डी से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि डी में क्या प्रावधान है। पंचायतों के आरक्षण का प्रावधान जो है वो 243 डी में है। पंचायतों के आरक्षण का प्रावधान, प्रावधान जो SC ST और महिलाओं को, तो महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान भी इस संविधान संशोधन में किया गया। 243 डी में ये पॉइंट रखा गया। ई में है पंचायतों का कार्यकाल। 243 ई में पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल जो होता है उनकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। 243 ई तक हम पहुंच गए। अब देखिए ई के बाद 243 ई के बाद हम देखेंगे एफ। पंचायतों में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आयु
प्रधान बनने के लिए या ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। इसका प्रावधान 243F में है। इसके बाद जी आ जाता है 243G। 243G में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। पंचायतों की शक्तियां आ गई। शक्तियों के अलावा अधिकार, प्राधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि उत्तरदायित्व। इनका उल्लेख जो है 11वीं अनुसूची में जो विषय है वो किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है। चलिए अब है 243GH। ये है पंचायतों को कर उगाने की शक्ति के बारे में। पंचायतों को कर उगाने की शक्ति के बारे में। जो लोकल टैक्सेस पंचायतें लगा सकती हैं मेलों पर या किसी प्रदर्शनी पर, उस प्रकार के टैक्सेस हैं एच पे। अब जो है 243I, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। ये वित्त आयोग जो है राज्य वित्त आयोग से है। इसका अर्थ राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, जो पंचायतों को धन के आवंटन से संबंधित है। केंद्रीय वित्त आयोग से हटके ये राज्य वित्त आयोग है। 243I इससे इसका मतलब है। अगला जो है इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो है 243K। वो है राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान इसमें है। निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान जो पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था करेगा। इसके लिए पंचायतों के लिए, क्योंकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है विधानसभा और लोकसभा इलेक्शंस के बारे में ही डिस्कस करता है या निर्वाचन करवाता है, कह सकते हैं। जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है और राज्य विधानसभाओं के और लोकसभा के, राष्ट्रपति के आदि इलेक्शंस करवाता है। लेकिन जो ये है राज्य निर्वाचन आयोग, ये पंचायतों के और नगर पालिकाओं के इलेक्शंस करवाता है। अब जो अंतिम जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे वो है भाग 9 का लागू न होना। 243M में 9 का लागू न होना। ये पंचायती राज एक्ट कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो नागालैंड, पूर्वोत्तर राज्य हैं नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। यहाँ पंचायती राज एक्ट जो है लागू नहीं होता। ये कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा उसके विषय में बताता है। तो हमने इस प्रकार देखिए NMM भी हम इसको पढ़ सकते हैं, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। इस प्रकार हमने पंचायतों की स्टार्टिंग से लेके जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें थी वो सब देखी और सबका अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे बाहर आपका प्रश्न कोई बनेगा नहीं पंचायतों से संबंधित। और अगला वीडियो जो होगा हमारा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो नगर पालिकाओं को भी हम इसके आगे क्लियर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें।